हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AHM GK GS वाला पे। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग खान सर का पॉकेट जीके लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आज हिस्ट्री का क्लास थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल पर फ्री PDF उपलब्ध है। चलिए, तो आज का क्लास जल्द से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में क्लास आज थर्ड होगा। चलिए, स्क्रीन पर देखिएगा। आज का है चीनी लेखक यात्रियों का विवरण के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर ले और फ्री में PDF जो है आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आज का स्टार्ट करते हैं। चीनी लेखक यात्रियों के विवरण से। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख है फाहियान। पहला कौन है? फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया। ठीक ना। तो 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अलग अलग जगहों पर घूमे और उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण किया। दूसरा लेखक है हिनसांग। 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। ठीक ना। तो वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। कब तक रहा? 16 वर्षों तक रहा और 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कितने वर्षों तक? तो 6 वर्षों तक। 6 वर्षों तक जो है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो उसका यात्रा हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक ना। और उसका यात्रा विवरण CU की दूसरा लेखक है हेनसांग। हेनसांग जो है 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में? तो हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वो भारत में 16 वर्ष, कितने वर्ष? 16 वर्ष तक रहा और 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ठीक ना। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण CU की नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है। कितने देशों का विवरण है? 138 देशों का विवरण है। साथ साथ बोलते रहिएगा। जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। और तीसरा है इसके द्वारा लिखित हेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। और चौथा है मातवान लीन। तो हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण है। ठीक ना। और पांचवा इत्सिंग। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। और छठा है सुंग यून। यह 518 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ठीक ना। अपने ये 3 वर्षों में क्या की? तो बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक। चलिए, अगला है अरबी लेखक। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। एट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा कलरफुल बनाया गया है स्लाइड को। चलिए, पहला है अल-बुरूनी। अरबी लेखक में क्या है? अल-बुरूनी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी, ठीक ना, महमूद गजनवी के साथ भारत आया अल-बुरूनी। ठीक ना। अपनी पुस्तक तहकीब हिंदी, ठीक ना, तहकीब हिंदी, किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल-बुरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। ठीक ना। अल-बुरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में
बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राज ज्योतिषी बना दिया गया। यह रवीना उज्बेकिस्तान का था, ठीक ना। कहाँ का था? तो उज्बेकिस्तान का था। दूसरा नंबर पे है सुलेमान, ठीक ना। ये सब अरबी लेखक। सुलेमान है 9वीं शताब्दी में भारत आया। कब? 9वीं शताब्दी में। और तत्कालीन प्रतिहार, ठीक ना, तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा है। पाल शासक के विषय में लिखा है। कौन? सुलेमान। और तीसरा लेखक है अलमसूदी, ठीक ना, अलमसूदी। 10वीं सदी में बगदादी यात्री, ठीक ना, बगदादी यात्री अलमसूदी भारत में आया, ठीक ना, भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। और चौथा है इब्न बतूता, ठीक ना। अगला क्या है? इब्न बतूता। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है, जिसे रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1313 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया, ठीक ना, इब्न बतूता को। और अगला है डी में अन्य लेखक, जो और सब भी लेखक हुए। वो पहला है तारानाथ। पहला कौन सा है? तारानाथ। यह तिब्बती लेखक है। कहाँ की है? तो तिब्बती लेखक है। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। याद रखिएगा, अंडरलाइन कर दिए हैं। कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया, ठीक ना। किसमें? 13वीं शताब्दी के अंत में आया। पांड्य, ठीक ना, क्या है? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। चौथा इतिहास, ठीक ना, इतिहास के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इस 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल क्या होता है उसको समझते हैं अच्छे से। तो प्रागैतिहासिक काल का किसे कहते हैं? तो इस काल का इतिहास जो है पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है, ठीक ना। इस काल का इतिहास पूर्णतः किस पर निर्भर है? पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साधन, ठीक ना, कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। रिटर्न रिकॉर्ड अभी तक इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और अगला है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो थी, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को क्या बोला जाता है? अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए अगला है, तो इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्यकाल आता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट कौन सा है? ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है। इस ऐतिहासिक काल में क्या है? जो रिटर्न रिकॉर्ड इसमें उपलब्ध है, लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था। उस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व के बाद 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल आता है। इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए सभी लोग लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट स्लाइड, अगले स्लाइड में आते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल, ठीक ना। प्रागैतिहासिक काल क्या है उसको डिटेल में आप जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं।
बोलिएगा साथ साथ। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, ठीक है ना, कब? 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, क्या नाम था विद्वान का, ठीक ना, क्या नाम है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम मद्रास से, ठीक ना, पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। क्या की? पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। दूसरा है तुरान, मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती, ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भ करता है। तीसरा है ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। क्या किया जाता है? इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। चलिए अगला है, विद्वानों का विचार है कि, अगला पॉइंट है, विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लायोसीन एज में हुआ, ठीक ना। किस एज में हुआ? तो प्लायोसीन एज में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, अतिनूतन और अधनूतन, जिसको होलोसीन बोलते हैं। अधनूतन को क्या बोलते हैं? होलोसीन बोलते हैं। और अतिनूतन को क्या बोलते हैं? प्लायोसीन बोलते हैं। अतिनूतन जो है 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व, और अधनूतन युग को आज से 10,000 पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है, बोलिएगा साथ साथ बोलिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक? तो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक आखेटक व खाद्य संग्राहक। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कब से कब तक? तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व, आखेटक व पशुपालक। और तीसरा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, 9,000 ईसा पूर्व विश्व व 7,000 ईसा पूर्व भारत से 25,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, याद रहेगा। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल कब से कब तक है वो भी बता दिए। मध्य पाषाण काल सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और मध्य पाषाण काल, और उसके बाद है नव पाषाण काल। अगला है जो पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में है, प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट है, भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग से हुआ है, ठीक ना। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट शिकार था। क्या था? आखेट शिकार था, और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्या करना था? ओनली शिकार। तो इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कुल्हाड़ी से मिला है। हैंड एक्स, विदारनी, क्लीवर और गंडासा खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन, याद रखिए कहाँ मिला है? पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं, तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, कर्नाटक में स्थित हुनासागिर, ठीक ना। क्या है? हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट
क्वार्टजाइट आदि पत्थर से बने पुरापाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं। और नेक्स्ट है भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था, तो स्थानीय निवासी का अभाव था। चलिए अगला है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनौरा गांव। कौन सा? हथनौरा गांव से 17,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस, नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। ठीक ना, होमो इरेक्टस मानव की क्या मिले हैं? खोपड़ी के अवशेष भाग मिले हैं। यह जो है 5 दिसंबर 1982 है, सॉरी, 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी घोड़ा दरियाई घोड़ा जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। अगला है, ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल सब्जियों कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव, जिसको होमो सैपियंस का प्रवेश हुआ। ठीक ना, उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव, जिसको होमो सैपियंस बोलते हैं, उसका क्या हो गया? प्रवेश हुआ, आया। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक ना, आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ, लेकिन उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। उसके बाद है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाणकालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए। ठीक ना, इस युग के उपकरण मतलब औजार सब बहुत छोटे हो गए, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण में मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। ठीक ना, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट है सभ्यता। पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही मिला है। ठीक ना, संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर जो है मध्य पाषाण से ही मिला। और उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदरा नामक स्थान से मिले हैं। उसके बाद है नवपाषाण काल या अन्न उत्पादक युग। नवपाषाण काल में जो है उस समय में मानव अन्न उगाना शुरू कर दिए थे, इसलिए अन्न उत्पादक युग भी बोलते हैं। तो बोलिएगा नवपाषाण काल को क्या बोलाता है? तो अन्न उत्पादक युग। इस समय में यानी कि गेहूँ, जौ और रुई जैसे उपज मानव क्या करने लगे थे? ये खेती बाड़ी करने लगे थे। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। ठीक ना, कब हुई? अस्थायी निवास, कहीं घर बना के रहने के लिए नवपाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। सबसे पहले किस जानवर को बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। और वह नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। ठीक ना, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बोलिए, मेहरगढ़ में क्या मिले हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड है इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिला है। ठीक ना, चावल उगाने का प्रमाण वहाँ से मिला है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। ठीक ना, यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। यह कृषि के अतिरिक्त अलावा जो है नवपाषाण के मानव
कृषि के अलावा जो है पशुपालन भी करते थे। सबसे पहला पशु को कौन सा पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता। अब वे गाय, बैल, बकरी पालते थे। अगले पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदरा स्थल से पशुवारा के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुवारा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सूअर की हड्डियाँ के अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियाँ के खुर, क्या चीज़? मवेशी, ठीक ना, गाय भैंस के खुर के निशान भी मिलते हैं, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं वहाँ पे, ठीक ना। अगला पॉइंट है, जो इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरण, ठीक है ना, धारदार उपकरण भी मिले हैं, जो हथियार जिसको बोलते हैं, इसका प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी, जो कैसी होती, धारदार रहती है, इसका प्रयोग करते थे, जिन्हें सेल्ट कहा जाता है था, ठीक ना, जिन्हें क्या कहा जाता था? सेल्ट कहा जाता है था। तो इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फल को का भी प्रयोग करते थे। अगले पॉइंट है, बुर्जहोम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष मिले हैं, ठीक ना। क्या सब मिले हैं? तो प्राचीन भूमिगत गर्त आवास और 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष वहाँ प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम तथा गुफ कराल कश्मीर प्रांत में, कहाँ पे? कश्मीर प्रांत में अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण, औजार सब वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो वहाँ पर जो है, क्योंकि कुत्ता सब पालतू जानवर सबसे पहला बनाया था, तो कब्र में कुत्तों को मालिक के साथ, कुत्तों को अब उसके मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। यहाँ सर्वप्रथम क्या हुआ? आग का प्रचलन हुआ। नव पाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ, ठीक ना। तो नव पाषाण काल में ही पहियों का भी प्रयोग हुआ था और आग का भी प्रचलन हुआ था। चलिए अगले स्लाइड में। तो अगला स्लाइड में है, तो बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल है। क्या है? चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियाँ, गेहूँ की बालियाँ तथा पत्थर के औजार तथा सिंग की हड्डी के औजार मिले हैं, ठीक ना। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर जो स्थित है, क्या? चिरांद, वहाँ पे। तो अगला पॉइंट है, नवपाषाणकालीन स्थल संगलन कल्लू बेल्लारी कर्नाटक, ठीक ना, कर्नाटक में जगह है। यहाँ से राख के टीले, क्या मिला है? राख के टीले, पिकलिहक कहाँ? कर्नाटक से राख के ढेर व निवास स्थान, ठीक ना। क्या मिला है? राख के ढेर और निवास स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ व हस्त निर्मित मृदभांड असम के सारुतारू से आदिम कुल्हाड़ियाँ चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। अगला है ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक युग। चलिए ध्यान दीजिएगा, ताम्र पाषाण काल क्या है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। वह ताम्र पाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। किस समुदाय के थे? तो ग्रामीण समुदाय के थे, गाँव में रहते थे। देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी, ठीक ना। ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पर क्या थी? पहाड़ी जमीन था और नदी फैला हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था मनुष्य? तो तांबा धातु का उपयोग किया था। किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया था,
ठीक ना। और तांबा धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया तो उसी से क्या करने लगा, अपना औजार सब बनाने लगा, कुल्हाड़ी बनाया था। चलिए आज का लास्ट स्लाइड है और अंतिम स्लाइड है, ध्यान से देखिएगा। तो भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहर और गिलुंड, ठीक में उत्खनन हुआ है, जो बनारस घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायता नदी घाटी के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है। यह बस्ती कैसा है, किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। किससे? जौरवे संस्कृति से है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर, ठीक ना, गोदावरी नदी की सहायक कौन सा है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित जौरवे गांव, कौन सा, जौरवे गांव एक ताम्रपाषाणकालीन चालकोलिथिक स्थल है। ताम्रपाषाणकालीन चालकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जौरवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जौरवे संस्कृति के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसका समयकाल 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व। इसका समयकाल क्या है, याद कीजिएगा, बोलिएगा, 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सानेगांव, इमाम गांव, ठीक ना, प्रमुख स्थल सानेगांव, इमाम गांव, चंदौली, जौरवे, नासिक, दायमाबाद आदि है। चलिए अगला पॉइंट है और आज के क्लास का अंतिम पॉइंट है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल निवास कहाँ, महाराष्ट्र से पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तल चित्रित काले मृदभांड दायमाबाद महाराष्ट्र से कलश सावधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। तो दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है, दायमाबाद अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दायमाबाद सबसे बड़ा पाषाणिक स्थल है, ठीक ना। नवदा टोली का उत्खनन का कार्य एच डी साकलिया ने किया। इसको भी अंडरलाइन करिएगा। नवदा टोली, बोलिएगा, नवदा टोली का उत्खनन का कार्य, मतलब उत्खनन मतलब क्या, खोदने का, खुदाई करने का कार्य एच.डी. साकलिया ने किया। ताम्रवती राजस्थान से सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदभांड मिले हैं। कहाँ मिले हैं, तो राजस्थान में मिले हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए ओके बाय। सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहाँ से अपना PDF को डाउनलोड कर लें, ठीक ना। वहाँ से क्या कर लें, अपना PDF को डाउनलोड करें। PDF का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री PDF है, ठीक।